और इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के धारवाड़ में 5 मंजिला इमारत ढहने की दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। बचाव अभियान में अब तक 57 लोगों को बचाया गया है। एनडीआरएफ की 3 टीमें बचाव अभियान में लगातार कार्यरत है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कर्नाटक के धारवाड़ से। दर्शकों को याद होगा कि यहाँ पर एक बिल्डिंग ढह गया था। 5 मंजिला इमारत है ये, और इस इमारत में कई लोग 50-60 लोगों के फंसे होने की आशंका थी। अब इसमें जो मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। 7 लोगों के मरने की यहाँ पर पुष्टि हुई है और 57 लोगों को अब तक यहाँ बचाया गया है। नमस्कार, नेशन नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता कृष्णन। नमस्कार, मैं मंदार फंड से। महाराष्ट्र सरकार को स्टैच्यूज बनाने के लिए मंदार 4000 करोड़ देना अखड़ता नहीं है। दावोस में सरकारी बाबुओं को 5 दिन में 7 करोड़ से ज्यादा खर्च करने में मुख्यमंत्री जी की कोई परेशानी नजर नहीं आती है। लेकिन एक साल में सीएम दफ्तर में कथित तौर पर 3 करोड़ से ज्यादा की चाय तक पी गई है। मगर जब बात 30,000 गरीब मुंबईकरों को उनके हक देने की हो तो महाराष्ट्र सरकार हाथ खड़े कर देती है। जी हाँ, ये वही 30,000 मुंबईकर है जिन्हें महाराष्ट्र सरकार ने भारत के सबसे प्रदूषित इलाके में मौत से बदतर जिंदगी जीने को छोड़ दिया था। अपनी जान बचाने के लिए जब लोग माहौल छोड़कर निकले तो सरकार से भरपाई के तौर पर किराए की मांग भी उन्होंने की, पर फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया कि माहौलवासियों को किराए के नाम पर केवल, हम फिर एक बार आपको बताते हैं कि केवल 884 रुपये दिए जा सकते हैं। सही सुना है आपने, क्योंकि मुंबई में घर का किराया भरने के लिए महाराष्ट्र सरकार माहौल के लोगों को सिर्फ 884 रुपया दे सकती है। जी, भद्दा मजाक है। और ऐसे असंवेदनशील रवैये पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आज जमकर आड़े हाथों लिया। सीधे चलते हैं हमारी संवाददाता दिशा शाह के पास और जानते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज क्या कुछ कहा और माहौल वासियों की इस पर क्या राय है। दिशा, ये बताएं कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या हुआ था, माहौल वासी इस पर क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी बता दें कि माहौल में लोगों को किस तरह की जिंदगी जीनी पड़ती है। जी कविता, सबसे पहले आज की जो हियरिंग थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी, बिकॉज़ ये पहली हियरिंग है जो आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट ने क्लियरली ये मेंशन किया है कि यहाँ पे माहौल में जहाँ पे हम अभी है पोल्यूशन काफ़ी है, एयर और वाटर दोनों बहुत प्रदूषित है और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और यहाँ से जल्द उनको निकाल के कोई अच्छी सी जगह पे रखा जाए। उस पर जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने है सरकार की तरफ से एक एफिडेविट, एक जवाब मांगा था कि उनके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा, यहाँ से लोगों को निकाल के कोई दूसरी जगह देना या उनको किराया देना। तो एफिडेविट में महाराष्ट्र सरकार ने जो सबमिट किया उसमें उन्होंने 2 चीज़ें ये कही। एक तो पहली चीज़ ये कि उन लोग रेंट देने में, किराया देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बिकॉज उनको जो है उनके स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काफ़ी बर्डन होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोर्ट हमसे मांग रही है कि क्वांटम ऑफ रेंट हम क्या दे सकते हैं, तो आज पूरे कैलकुलेशन के बाद उन्होंने ये जाके कहा कि हम 843 रुपीस पर महीना जो है किराया दे सकते हैं और माहौल वासी जहां भी उनको जाना चाहे, विरार, वसई, कोई भी रिमोट एरिया में जाके घर खरीद सकते हैं। उस पे कोर्ट ने उनको काफ़ी सुनाया, ये कह कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे लोगों की रोज़ की आमदनी जो है वो 1000 रुपये से भी ज़्यादा, खर्चे जो है 1000 रुपये से भी ज़्यादा होते हैं, उसमें 800 रुपये में कैसे घर चलेगा और सबसे पहले घर कहाँ मिलेगा। हम ये सीधे जो सवाल है करते हैं यहाँ के रहने वाले लोगों से, आप बताइए 800 रुपये में आपको लगता है कि कहीं भी आपको मुंबई के शहर में या बाहर भी कहीं आपको घर मिलेगा?
सुनिए, छोटे छोटे गांव में भी होती है ना, 1500 की बस्ती होती है ना, वहाँ भी 3000 4000 ऐसा रेंट होता है। ये तो हम ऐसा ये सरकार की ये पॉलिसी है, गरीबी लोगों को कैसा हरेसमेंट करना और गरीब लोगों को कैसा मुंबई से बाहर करना, ये सरकार की पॉलिसी है। और ये सरकार की पॉलिसी है, गरीब लोगों को हटाने की पॉलिसी है। हमें अभी मुंबई शहर में 1 लाख 1.5 लाख हेवी डिपॉजिट अमाउंट होती है, और कम से कम हमारे घाटकोपर एरिया में 20,000 से 22,000 तक 225 का एरिया घर भाड़े से मिलता है। पहले उसको 2 लाख हेवी डिपॉजिट करना पड़ेगा, बाद में 20 से 22,000 तक उसका मंथली रेंट रहेगा। ये हमारा खर्चा आने जाने का ही, ट्रैवलिंग चार्ज, बच्चों को ले आना जाना 10,000 से अधिक है। हमारा उत्पन्न 15,000 है, और घर कैसे चलाएंगे? परिस्थिति बहुत बिकट है। यहाँ पे रोज लोग मर रहे हैं। 8-10 दिन में 10-12 से अधिक लोगों की यहाँ पे मौत हो गई है। भाड़ा क्या, कितने खिलवाड़ कर रहे हैं गरीबों के साथ। हाँ, आपको भी मैम यही लगता है कि 800 रुपए में आपके परिवार में तो काफी लोग भी रह रहे हैं, आप कैसे घर चला पाएंगे? अभी घर कैसा चला पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का ट्रैवलिंग का ही 5,000 रुपया बनता है। एक व्यक्ति के पीछे 5,000 जाता है, मेट्रो का और बस का, क्योंकि हम लोग सबका नौकरी उधर ही है, अंधेरी साइड में। उसमें से तो एक ही पति कमाने वाले और 3-4 जन पढ़ने वाले, तो कैसा होगा? तो गवर्नमेंट को समझ में आना चाहिए। 800 रुपये बोले तो ये बच्चों का खाऊ का पैसा है, और ये 800 रुपये में कौन हमको देगा? 2 लाख 3 लाख ऐसा तो उनको हैवी डिपॉजिट ही हो जाता है। दिशा यहाँ पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है। यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि सफर पर कितना पैसा खर्च होता है या घर के खर्च पर कितना पैसा खर्च होता है। बात, जैसे हम बताते आ रहे हैं हमारे दर्शकों को, वो ये भी है कि माहौल में लोगों को नर्क से बदतर जिंदगी में ढकेल दिया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुंबई के पाइपलाइन, पानी के पाइपलाइन के लिए अपना घर जो है त्याग दिया था। अपने घर से वो लोग बेघर हुए थे। दिशा, हमें ये जरा बताएं कि किस तरह की जिंदगी उन्हें गुजारनी पड़ती है माहौल में, किस तरह उनके सेहत पर रोज रोज असर पड़ रहा है। जी कविता, हम सीधे ये प्रश्न जो है यहाँ पे लोगों को पूछते हैं। सर आप बताइए, यहाँ पे आने के बाद किस तरह से आपको ज़िंदगी यहाँ पे माहौल में बितानी पड़ रही है? आपके जो हेल्थ है वो कितना अफेक्ट हो पा रहा है? हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। फैमिली में ना मेडिसिन का ही खर्चा 2-3 हज़ार हो गया। मेरे पिताजी को इधर आने का पैरालाइज मार दिया, उनका ही खर्चा कम से कम 2-3 हज़ार रुपया, और बच्चे को खांसी बुखार ये तो कंटिन्यू चलता रहता है। कभी कभी पैसा नहीं रहता, 10 रुपये का जाओ म्यूनसिपालिटी में गोली भी नहीं मिलता है, वो तो चलता है। फिर आधे स्कूल में कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। इधर प्रदूषण ऐसा है, तो खांसी तो हमेशा रहती है उसको। तो मैं बोलता यार इसको टीबी हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? और ये लोग गवर्नमेंट बोल रही है 800 रुपये में। अरे इससे अच्छा आप घर दे दो, हम 1000 रुपये आपको देते हैं भाड़े से, हम उधर रहते हैं। आपको जो बोलते हैं 1000 के 5000 देते हैं, हम हमारी जान बचा देंगे तो 5000 हम देते हैं। आपका पास घर होगा ना, है बहुत सारे घर, तो आप हमको रहने दो 1 साल के लिए 2 साल के लिए, हम 5000 6000 भी देते भाड़ा, क्या हमारी जान तो बच जाएगी? ये तो चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। तो यहाँ कविता यही है लोगों का कहना। आज तक जो है वो 1.5 साल हो चुका है यहाँ पे उनको, जब सरकार ने यहाँ पे उनको शिफ्ट किया था। एटलीस्ट ऑफिशियल डेटा के द्वारा 88 लोगों की मौत हुई है सिर्फ इन 1.5 सालों में यहाँ पे आने के बाद। टीबी, एस्थमा, फिर स्किन डिजीजेस, ऐसे काफ़ी जो है बीमारियाँ उनको हो रही है। और आज तक भी ऐसे काफ़ी जो लोग हैं वो हर 2 हफ्ते में एक इंसान जो है वो यहाँ पे मरता है। और सरकार यहाँ पे दूसरी जगह रहने का तो छोड़ो, बट रेंट भी जो है वो मामूली सा 800 रुपये तय करिए। बट अब जो है कविता, लेटेस्ट ये है कि कोर्ट ने ये कहा है कि रिकैलकुलेशन, सरकार को एक रीजनेबल फिगर जो है वो देना चाहिए, जिससे एटलीस्ट वो यहाँ से बेटर लाइफ जी सके। क्योंकि 1.5 साल उन्होंने काफ़ी नरक में यहाँ पे जिंदगी बिताई है, तो एटलीस्ट बाहर निकलने के बाद उनको अच्छी सी अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिल पाई। दिशा, एक और सवाल है। कोर्ट में अगर इस तरह की सभी बातें सामने आई है, 884 रुपये में अगर किसी को रेंटल घर लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा उनको? इस तरह का अगर सवाल उठता है, हम आसानी से ये सवाल उठा सकते हैं। तो क्या राज्य सरकार को ये पता नहीं था? राज्य सरकार के जो भी नुमाइंदे होते हैं वो वहाँ पे कोर्ट में सामने होते हैं, इतना अहम कोर्ट चलता है, तो क्या ये आंकड़ा जो है वो किस बिना पर इन्होंने फाइनल किया है? किस तरह से इन्होंने इस आंकड़े को आंका है कि यही आंकड़ा होगा 884 रुपये?
जी मंदार, ये सबसे पहला सवाल था जज ने जो महाराष्ट्र सरकार की लॉयर से किया, इनफैक्ट कि आपने कौन से बेसिस पे, कौन से कैलकुलेशन पे आप ये 843 के फिगर पे आए हैं। तो उसमें महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा कि जो अभी के रेडी रेकनर रेट है उसको और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो दोनों को जोड़ के उन्होंने जनरलाइज करके, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ माहौल की जो वैल्यू है अभी टेनेमेंट्स की उसको ध्यान में रख के किया है, बट जनरली जो अभी रेडी रेकनर रेट है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको मिला के वो जो ये फिगर पे आए हैं। तो उसमें ही कोर्ट ने ये कहा कि ये गलत है। आपको अभी लोग अगर माहौल में रह रहे हैं तो माहौल की जो करंट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की वो आपको ध्यान में रख के आपको कैलकुलेशन करना चाहिए और उसी बेसिस पे आपको एक रीजनेबल फिगर लानी चाहिए। ये 800 रुपये एक मजाक है, ना ही सिर्फ लोगों के लिए बट सरकार के लिए भी। जी दिशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उन सभी जो माहौल के रहवासी आपके साथ जो माहौल के रहने वाले लोग हैं उन्हें भी हमारे तरफ से शुक्रिया अदा करिए। चलते हैं सीधे हमारे पैनल के पास, रेखा घाड़गे जुड़ रही है, माहौल में रहने वाली नागरिक है, डॉक्टर सुजय कांतावाला जो सीनियर लॉयर है, नवाब मलिक एनसीपी के लीडर है, और बिलाल खान घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से जुड़े हुए। ये सारे हमारे साथ इस वक्त पैनल पर जुड़ेंगे। शुरू करेंगे यहाँ पर सुजय कांतावाला आपसे। स्टैच्यूज के लिए पैसे हैं, दावोस में जंकेट के लिए पैसे हैं हमारे राज्य सरकार के पास, लेकिन इन जो गरीब है, जिनको घर की ज़रूरत है, जिनको एक नर्क में ढकेला गया है, उन गरीबों को पैसे देने के लिए हमारे सरकार के पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है। बड़ी दुख की बात है, और लगातार आपकी चैनल माहौल इश्यू पे डिबेट कर रही है। मैं हमेशा पार्ट लेता हूं, और संविधान के हिसाब से क्या हमारे सिटीजन्स की राइट्स है उस पर चर्चा होती है, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट को ही स्टेप इन करना पड़ा। और कोर्ट ने जब स्टेप इन किया, हर टाइम कभी भी कुछ होता है लोग कोर्ट के पास जाते हैं, क्योंकि आज हमारे देश में सिर्फ कोर्ट ही है बचा है जिससे नागरिकों को न्याय मिल सकता है। अब कोर्ट में जाने के बाद भी इतना एब्सर्ड और वाहियात फिगर देना, मैं आपको कहता हूं दानू पालघर वहां पे भी 4-4.5 हजार रुपया है, और आप कहते हो कि 800 रुपया इधर रेंट, मतलब जैसे कोई इसका कोई बेसिस ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। इतनी लापरवाही, इतनी ऐसी टाइप की एटीट्यूड अगर रहेगी तो कहाँ जाएंगे बेचारे लोग। और ये वही लोग हैं जिन्होंने हम मुंबई करों के लिए, दूसरे नागरिकों के लिए उनकी जगह छोड़ी ताकि वहाँ एक पाइपलाइन का निर्माण हो और लोगों को पानी मिले। इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के बजाय आज इनकी ये हालत है। कितने लोग वहाँ पे मर गए, कैसी कैसी बीमारियां हो रही है। आपकी कवरेज देखकर पूरा इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को दुख हो रहा होगा जी। संविधान का कंप्लीट उल्लंघन हो रहा है ये, और ये कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी, जैसे कि आपने सही शब्दों में कहा सुजय जी कि कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त की हद हो गई है एक तरह से, और वो हद के बाहर ये मामला जा चुका है। अब पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए। नवाब मलिक, आप मंत्री रह चुके हैं, आप इस इलाके से वाकिफ हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ सोल्यूशन निकल सकता था अगर सरकार चाहे तो? और सरकार अगर चाहे, मतलब सरकार क्यों नहीं चाहती है? सरकार की नीयत साफ नहीं है। आज भी मुंबई में 3314D के तहत, 3310 के तहत बहुत सारे मकान बनाए गए हैं जो 10-10 साल से आज भी खाली पड़े हैं, या गैर कानूनी ढंग से बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो किराए पे लगा रहे हैं। जो किराए पे लगा हुआ है वो खुद 12,000 रुपये वसूल रहे हैं गैर कानूनी ढंग से। और जिस तरह से 800 रुपया किराया तय करने की बात हो रही है, हमें लगता है कि गरीबों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम सरकार ने किया है। जब एमएलए हॉस्टल तोड़ा जा रहा है मनोरा, आप जानते हैं, जो मंत्रालय के सामने है, तो विधायकों को 2 लाख रुपया किराया तय होता है। अगर विधायक की खोली नहीं है हॉस्टल में तो आप 2 लाख रुपया महीने देने के लिए तैयार हैं, और गरीब आदमी का किराया 800 रुपये तय होगा। हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया सरकार का नज़र आ रहा है।
कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये के बिना कोई भी मुंबई शहर में जो पिछड़े से पिछड़ा इलाका है या स्लम है वहाँ पे भी मकान नहीं मिल सकता। सरकार गरीबों के प्रति कितनी संवेदनशील है आज के सरकार के रवैये से नज़र आ रहा है। हमारा सीधा सवाल है कि कोई विधायक को आप 2 लाख रुपया एमएलए हॉस्टल का रूम नहीं दे पा रहे हैं या आप रिकंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो 2 लाख रुपया जब तय हो रहा है तो इन्हें कम से कम 12 हज़ार रुपये आपको देने चाहिए जी। हमें लगता है कि सरकार असंवेदनशील है, यह आज सिद्ध हो गया और हमें लगता है इस तरह से रवैया सरकार का कि कभी भी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन माहौल के जो निवासी है वो बिल्कुल शांति से इस पूरे अन्याय को झेल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। लगभग बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल खान, क्या कहेंगे इस तरह की अगर एक रेंटल की रकम अगर फेंक देते हैं सरकार कोर्ट के सामने तो सरकार कितनी संजीदगी के साथ ये इस विषय को सुलझाना चाह रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, आज साबित हो गया है बॉम्बे की 1 करोड़ संख्या में से 30,000 जो एक बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन है ये सब वो जनसंख्या है जो शहर की सबसे गरीब लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो आम जनता है, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, वेंडर्स हैं, सब जो एक वर्क फोर्स है बॉम्बे का, उसके ये मतलब देखे जाए तो फिलोसफिकल जो जितने पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं उनका भी कहना ये है कि देश के अंदर देश के सबसे गरीब नागरिक का भला करना ये स्टेट का प्रायोरिटी होना चाहिए। और आज इन 30,000 लोगों की समस्या सरकार नहीं सुलझा पा रही। नहीं सुलझाने का अलग बात है, और ये कह देना कि हमें कुछ करना ही नहीं इनके लिए, ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है। और आज यही साबित हुआ है कि जब सरकार ने बोल दिया है कि हमारे पास हम रेंट नहीं देंगे, ये हमारे पास बहुत बड़ा बर्डन है, ये हमारे पास बहुत बड़ा बोझ होएगा कि अगर हमने लोगों को रेंट देना शुरू कर दिया। तो आज ये साबित होता है कि सरकार के पास हज़ारों करोड़ रुपए आज पुतलों के ऊपर खर्च करने के लिए हैं, पर अपने देश के सबसे गरीब व्यक्ति के जान बचाने के लिए उनको लगता है कि उनके स्टेट एक्सचेकर पर एक बर्डन है। तो बहुत ही जी बिलाल, एक बड़ी खबर आ रही है, हम फिर मुड़ेंगे इस चर्चा में, और बड़ी खबर है और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि नीरव मोदी को बेल नहीं दिया जाएगा। बेल प्ली जो उन्होंने यहाँ पर यूके कोर्ट में, ब्रिटेन में कोर्ट में जो उन्होंने दर्ज किया था, वो बेल प्ली रिजेक्ट हुआ है। नीरव मोदी ने, आपको बता दें, नीरव मोदी का अरेस्ट हुआ था आज सवेरे। उन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन दायर किया था और यूके के कोर्ट में, ब्रिटेन के कोर्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने कोऑपरेट करने की मैंने जताया है कि मैं कोऑपरेट करूंगा, साथ में टैक्स भी भरा है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। उसके बावजूद जो है यहाँ पर नीरव मोदी के लिए बेल रिजेक्ट हो गई है, बेल नहीं मिल पाएगा उन्हें। सांत्या हमारे साथ जुड़ रही है। सांत्या, और क्या जानकारी, माफ कीजिए, मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही है। मीनाक्षी, और क्या जानकारी आप दे सकते हैं हमें इस पर? देखिए, सबसे बड़ी खबर और अहम खबर ये है कि कुछ रात नीरव मोदी को हिरासत में बिताना पड़ेगा। अगली सुनवाई होगी उसके कस्टडी पे 29 मार्च का डेट तय किया गया है, जबकि वहाँ के क्राउन प्रोसिक्यूशन जो है उन्होंने आज नीरव मोदी के बेल को अपोज किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है लंदन से इस वक्त। और इमीडिएट जो बेल की कोई भी अगर गुंजाइश बन रही थी या नीरव मोदी एंटरटेन कर रहे थे कि उनको हाथ के हाथ बेल मिलेगा, वो नहीं हुआ है कविता। और जो नीरव मोदी ने अपना पक्ष वहाँ पे रखा था वो ये था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, लेकिन वहाँ का जो प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है बतानी दर्शकों को कि भारतीय प्रोसिक्यूटर्स ट्रैवल करेंगे लंदन में, और क्राउन प्रोसिक्यूशन यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो क्राउन है उसके तहत ये प्रोसिक्यूशन चल रहा है। तो आज उनकी तरफ से अदालत में पेशी हुई थी और उनकी तरफ से बहस हुई है। इंडियन प्रोसिक्यूटर्स असिस्ट करेंगे आने वाले समय में, लेकिन जो अहम बात अभी उभर के आ रही है वो ये है कि 29 मार्च सुबह 10 बजे अगली कार्रवाई होगी वहां पे। तब तक नीरव मोदी रहेंगे हिरासत में। कहीं ना कहीं इस बात से अदालत प्रभावित हुई है
कि नीरव मोदी का जो अभी तक का कॉन्डक्ट रहा है, जिसे कहते हैं कि फ्लाइट फ्रॉम जस्टिस, वो ना हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वहां की भी प्रोसिक्यूशन ने उसके बेल को अपोज किया है। और बड़ी खबर ये कविता कि नीरव मोदी 29 मार्च तक कम से कम हिरासत में समय बिताएंगे यूनाइटेड किंगडम के जेल में। जी मीनाक्षी, और एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर, और अगर आप संक्षेप में हमें बताएं, क्या हम ये मान लें कि अब नीरव मोदी का वक्त धीरे धीरे यहाँ पर वक्त खत्म हो रहा है और सरकार आगे बढ़ती जा रही है उन्हें उनकी एक्सट्रेडिशन को लेकर? जी बिल्कुल कविता, आज जो कार्रवाई हुई है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कुछ दिनों पहले ही हमारे दर्शकों को याद होगा कि लंदन की सड़कों में नीरव मोदी ऐसे ही चलते फिरते नजर आ रहे थे। कल टाइम्स नेटवर्क ने भी उनको लंदन के एक स्ट्रीट में पकड़ा जहां पे वो किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर रहे थे। तो इन सब चीजों के मद्देनजर, जबकि इतनी बड़ी कवायद चल रही है भारत में, इतने बड़े रकम की हम बात कर रहे हैं जो नीरव मोदी भारत से लेकर भागे हुए हैं, यहाँ के जो बैंक्स हैं वो परेशान है। आज हमने मुंबई की अदालत में भी देखा, स्पेशल कोर्ट मुंबई की ईडी को उन्होंने इजाजत दी है कि नीरव मोदी की जो गाड़ियां हैं, कीमती बेशकीमती पॉर्श, रोल्स रॉयस तरह की गाड़ियां और उनकी जो पेंटिंग से आर्ट कलेक्शन है, उसको बेचने की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि जो बैंक का पैसा है वो कुछ हद तक बरामद किया जा सके। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम सरकार और एजेंसीज को आज एक विक्ट्री, जिसे छोटी विक्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कवायद का शुरुआत कम से कम आज एक सक्सेसफुल तरीके से लंदन में हुआ है कविता। और सबसे जो अहम बात है कि बेल बिल्कुल इनकार कर दिया है, हाथ के हाथ बेल नहीं दिया है वहाँ की अदालत ने। और क्राउन प्रोसिक्यूशन जो है यूनाइटेड किंगडम का, उसने भी बेल को अपोज किया है। नीरव मोदी इनकी तमाम दलीलें कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, वहाँ की अदालत को इम्प्रेस नहीं कर पाया और नीरव मोदी रहेंगे हिरासत में। जी मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है कि यूके के कोर्ट ने नीरव मोदी के लिए बेल रिजेक्ट कर दिया, उन्हें बेल नहीं मिलेगा, उन्हें हिरासत में वक्त बिताना पड़ेगा। मंदार जी, और अब रुक करते हैं फिर हमारी चर्चा पर, जहाँ माहौल वासियों के लिए लगातार उनकी जो दिक्कतें कम होती नहीं दिखाई दे रही है और सरकार लापरवाही की हद पार कर चुकी है। हमारे साथ आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि शिवसेना हो या बीजेपी हो, लगातार हमने कोशिश की उनसे संपर्क करने की और इस चर्चा में शामिल होने की, लेकिन वो भी इस चर्चा में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि माहौल को लेकर किसी को अपनी जवाबदेही भी नहीं चाहिए। सीधे चलते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। रेखा घाटगे जुड़ चुकी है हमारे साथ, माहौल की जो रेसिडेंट है। रेखा जी, आज कोर्ट में जबकि राज्य सरकार ने बताया कि 843 रुपया रेंटल के लिए हर माहौल वासियों को दिया जाएगा, ऐसे रेंट में आपको लगता है कि कहीं पे घर मिल पाएगा आपको? अगर ऐसे रेंट में घर मिलता है तो सरकार जो इतने दिनों से कह रही कि उनके पास घर नहीं है, तो ऐसे रेंट में वो घर दिला दे हमें आखिर घर से मतलब है ना। वो 843 रुपये में खरीदे या 500 रुपये में खरीदे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें घर के बदले घर चाहिए। अब अगर उनको लगता है कि 800 साढ़े 800 में घर मिलता है तो वो दिला दे हमें घर, हम जाने के लिए तैयार है। आजकल 800 रुपये में एक बच्चे का महीने का बस का पास नहीं निकलता है हम लोगों के ट्रैवलिंग के लिए स्कूल का। ये 800 रुपये में घर देने की बात कर रहे हैं, 800 रुपये किराया, क्या बोलेंगे इनको? रेखा जी, और एक बात, जैसे मंदार बता रहे थे कि इस चर्चे में हमने सेना और बीजेपी दोनों के ही प्रवक्ताओं को बुलाने की कोशिश की थी। सेना का कहना था कि उनके पास वक्त नहीं है, बीजेपी का कहना था कि उनको इस मुद्दे पर बात नहीं करनी है। आपका क्या कहना है इस पर? अब मेरे कहने से अच्छा है कि अब जो जनता सुन रही है वो ये सोचे कि लोगों की जान जा रही है। आईआईटी ने बोला है रहने लायक नहीं है, एनजीटी ने बोला है रहने लायक नहीं है, सब रिपोर्ट्स भी आ चुकी है कि वो जगह रहने लायक नहीं है, लोग मर रहे हैं। और ऐसे में सरकार कह रही कि उनके पास टाइम नहीं है या फिर उनको इस मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। जब इन लोगों को जीने नहीं दे सकती सरकार, तो आगे जो जनरल लोग होंगे, कॉमन मैन, उनके लिए क्या हो सकता है, ये सोचने की बात है हर किसी के लिए।
जी बिलाल, आपसे सवाल करना चाहेंगे। जिस प्रकार से इसके पहले सरकार के साथ आपकी बातचीत भी हुई थी, एक बड़ा सा मार्च लेके गए थे आप, तब सरकार ने कुछ वादे किए थे, लेकिन जो घर चाहिए, जिस तरह से इतनी बड़ी तादाद में घर चाहिए, क्या उस तरह के घर उपलब्ध है? और उसके बारे में जो एक रिपोर्ट लाने वाली थी सरकार, उसके बारे में जो बताने वाली थी कि इतने सारे घर उपलब्ध है या नहीं, उसके बारे में क्या हुआ था? नहीं, बिल्कुल घर सरकार के पास काफ़ी तादाद में उपलब्ध हैं, बस इच्छा शक्ति होना चाहिए जो सरकार नहीं दिखा रही है। हम बड़ी तादाद में गए भी थे, मुख्यमंत्री जी जो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने अपने सर से जिम्मेदारी और वो कमेटी इस बुरी से काम, अभी तक उनकी 2 सीटिंग हुई हैं और 2 सीटिंग भी हमें लगाने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ी। और जब दूसरी मीटिंग जिसमें वो रिपोर्ट पेश करने वाले थे, वो उन्होंने मीटिंग लगा के कैंसिल कर दी। और जब हम लोगों ने ज़िद पकड़ी कि हम लोग नहीं जाएंगे, मीटिंग होएगी तभी हम लोग हटेंगे यहाँ से, तो उन्होंने भारी मात्रा में पुलिस बुला के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग लगाई ज़बरदस्ती, और एक डर का माहौल में गरीब जो रेसिडेंट है माहौल के, वो बैठे और मीटिंग चली। तो ये रवैया, इस रवैये के साथ लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। आज जो सरकार कह रही है कि हमारे पास हम भाड़ा नहीं देंगे या हम दूसरे घर नहीं देने के लिए, ये सब झूठ है। ये सरकार दे सकती है, ये साबित हुआ है। उन्होंने बड़े बड़े जो पैकेजेस, जो बड़े बड़े पुतलों के लिए पैसे अनाउंस किए हैं, और ये आज देश की जनता के लिए भी आंखें खोलने वाली बात है कि जहां लोग आज मौत के कगार पर आ गए हैं, लोग अपनी जान के लिए भीख मांग रहे हैं, उनको बचाने के लिए सरकार की जो रवैया है, उससे आज सरकार एक्सपोज हुई है कि जो गरीबों के हित की बात करने वाली सरकार है, जो अच्छे दिन लाने वाली सरकार है, जो अपने आप को गरीब, चाय वाला, चौकीदार, ऐसे ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करके आम जनता को लुभाने की बात करती है। असलियत ये है कि जब उनकी जान पे बनती है तो उनकी जान बचाने के लिए सरकार ने हाथ सामने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए। कोर्ट के अंदर शपथ पत्र करने दिया है कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं। तो ये सरकार अगर लोगों की, गरीब जनता की मदद नहीं कर सकती तो किसकी मदद करेगी? अमीरों की। और वाकई में नज़र आ रहा है कि अमीरों की करते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन करने में इनको टाइम नहीं लगता है, पर इस समस्या को 1 साल से अगर बैठाल के रेसिडेंट्स को बिठाला जाए, हम लोग बैठे हैं, सामने कंसल्टेशन होएगा तो बहुत सारे रास्ते हैं जो निकाले जा सकते हैं। बस सरकार की मंशा नहीं है कि प्राइम लैंड हमें नहीं देना है, हमें गरीबों को थका देना है ताकि वो अपनी मांग करते करते छोड़ दें आंदोलन। ये उनका रणनीति है। जी नवाब मलिक, यहाँ पर बात अगर हम सरकार के रवैये की बात करें तो यहाँ एक तो ये है कि बार बार इन्होंने सुनवाई तो की, ये हमें मानना पड़ेगा कि जब माहौल के निवासी उनके पास गए थे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पर्यावरण मंत्री हो, उन्होंने सुनवाई तो की, बैठक की, मीटिंग्स की, उन्होंने कमिटियां बनाई, उन्होंने स्टडीज़ करवाए, IIT बॉम्बे से स्टडी करवाया, कई सारे स्टडीज़ हुए हैं माहौल पर। साथ ही साथ यहाँ एश्योरेंसेस भी दिए गए, वादे भी किए गए कि आपको घर मिल जाएगा। कभी माड़ा ने किया, कभी SRA ने किया, दिलासा बहुत दिलाया इन लोगों को, लेकिन अंत में जाके कोर्ट में जाके इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला घर नहीं है हमारे पास, मकान नहीं दे पाएंगे, किराया पहले देने से मना कर रहे थे और अब कहने लगे कि 843 रुपये किराया देंगे। यहाँ पर सरकार के इस रवैये के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए ये सरकार का रवैया किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति क्या है, ये नजर आने लगा। आपने देखा होगा कि नासिक से एक लॉन्ग मार्च आया था, बेचारे चलकर आए, पैर में छाले पड़ गए, उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया गया। फिर उन्होंने दोबारा लॉन्ग मार्च निकालने की कोशिश दी, फिर आश्वासन दिया गया। महाराष्ट्र भर के किसानों को आश्वासन दिया जाता है, कुछ होता नहीं। यही हाल माहौल में जिन लोगों को उजाड़ा गया मुंबई के अलग अलग कोनों से, प्रोजेक्ट में आपने उजाड़ा। अगर प्रोजेक्ट आपको करना है तो महाराष्ट्र में कानून बना है कि पहले पुनर्वसन करो, उसके बाद आप निष्कासन कर सकते हैं। तो निष्कासन करने से पहले जिन लोगों को आप जहां मकान देते हैं वहां वो जाना चाहता है कि नहीं, उसके लिए कन्वीनियंट है कि नहीं, वहां रहने लायक वातावरण है, स्कूल है, सोसाइटी वहां किस तरह से बनेगी, ये कोई विचार किए बिना अधिकारी अपनी मर्जी से ये पूरा खेल खेलते हैं। झोपड़पट्टी वासियों को कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में आपको भेजेंगे, फिर कहते हैं कि चूज एंड पिक करोगे तो आपको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो मकान आज मुंबई में है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, वो मकान क्यों नहीं दिए जा रहे हैं?
क्या अधिकारियों को चूज एंड पिक के नाम पर पैसे कमाने के लिए सरकार उन्हें छोड़ देना चाहती है? देखिए, मैं हाउसिंग मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, बॉम्बे का गार्डियन मिनिस्टर भी रह चुका हूँ। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज भी पिछले सरकार के बनाए हुए माहौल के अलावा भी 15 से 20 हज़ार मकान जो वो खाली पड़े हैं पिछले 6-6, 8-8 सालों से, वो भी खंडर हो रहे हैं। वो किसके लिए आपने आरक्षित कर रखा है? क्या एयरपोर्ट वालों के लिए? तो एयरपोर्ट वाले लोगों को क्यों नहीं वहाँ शिफ्ट करते? चाहे प्रीमियर वाली इमारतें हो, चाहे कुरैश नगर कुर्ला ईस्ट की इमारतें हो, चाहे गोंडी के अन्य जो इलाका है शिवाजी नगर के अगल बगल वहाँ की इमारतें हो, ये इमारतें क्यों खंडर बन रही हैं? अगर इन लोगों को वहाँ जाने का इरादा है तो आप इनको भेज दीजिए। और आपने पिछले 5 सालों में हाउसिंग स्टॉक तो क्रिएट नहीं किया, आपने इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई कि लोग आपको मकान बना के सरेंडर करें ताकि मेगा प्रोजेक्ट आप बम्बई में कर पाएँ। आज मेट्रो को लेकर बहुत सारे झोपड़पट्टी धारक हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मकान कहाँ दिया जाए, कैसे दिया जाए, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेट्रो वालों को MMRDA कहती है कि हम आपको 15,000 रुपया किराया देंगे, तो अगर 15,000 किराया मेट्रो के लोगों को देना चाहते हैं तो इनको भी वही क्राइटेरिया लगा के दे दें कि मजबूर है, एक बार वहाँ चले गए इसलिए 800 रुपया देंगे। हमें लगता है ये सरकार का जो ढुलमुल रवैया है कि सरकार मीटिंगें करो, बैठो, आश्वासन दो, फिर पलट जाओ, यही तरीका है जो पूरी तरह से गरीब, मजदूर, किसान, उनके ऊपर अन्याय करने की भूमिका है। और जब आंदोलनकारी होता है तो आश्वासन दे दे। जी, फिर एक बार आपसे बात करेंगे। नवाब जी का तकनीकी खराबी है ऑडियो में, हम फिर एक बार आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन सुजय जी, आपको सवाल यही है कि अगर कानूनन कार्रवाई देखें, अगर किसी तरह का एक गुहार लगाने की बात होती है डेमोक्रेसी में, कम से कम एक जवाबदेही होती है। जो जवाबदेही शिवसेना और बीजेपी की होनी चाहिए थी माहौल के लोगों के प्रति, खास करके 20-25 हज़ार की तादाद में अगर इतनी बड़ी संख्या में ये लोग हैं, तो ये लोग ना बात करना चाह रहे हैं, ना जब लगातार एक मीडिया के तौर पर हम ये बातें सामने रख रहे हैं तो उसको एक ईगो की तरह ले रहे हैं। यहाँ पे बात करने के लिए नहीं आते, चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते, और ना ही उनके जो सवाल है माहौल का, जो एक तरह से टॉक्सिक हेल बन चुका है, उसके ऊपर कोई किसी ध्यान देने की उनकी कोई कवायद नहीं दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ ईगो है या इसके पीछे और कुछ बातें हैं? नहीं, ईगो और अहंकार का तो कोई विषय ही नहीं उठ सकता, क्योंकि ये सब पब्लिक सर्वेंट है, ये चुन के आए हैं या कोई अधिकारी है तो इनकी जिम्मेदारी है, तो इसमें ईगो रखना तो कोई मतलब ही नहीं। और आप किस चीज से डील कर रहे हो? ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये लोगों की जान के साथ है, उनकी हेल्थ के साथ है, खिलवाड़ हो रहा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ का इश्यू है। तो इसमें ईगो रखना क्या है? अगर कोई मुसीबत है तो लाओ सबके सामने, लेकिन यहाँ अगर वो प्रस्तुत नहीं करेंगे कि भाई देखो हमारा 1 या 2 इश्यू, हमारी टेक्निकलिटी है, वो भी नहीं आई है सामने, मतलब कुछ है ही नहीं। हमें बस करना ही नहीं है, आपको जो भाड़ में जाना है तो जाओ, हमको कुछ करना नहीं है। मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको जी। आपने देखा, सबको मालूम है 3-4 दिन पहले जो अधिकारी आउट ऑफ इंडिया गए थे टूर पर, उन्होंने 7-8 करोड़ का बिल कहां से, वो उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो 7-8 करोड़ चले गए। दूसरा, नीरव मोदी इतना रुपया लेके चला गया, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिया हमारे लिए, बहुत अच्छी खबर है कि उसको बेल नहीं मिली, लेकिन देश का इतना रुपया लूट के चला गया। अभी उनको लाने के लिए जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, यहां से लोग जाते हैं, फ्लाइटों में जाते हैं, वहां रुकते हैं, उसका भी खर्चा होता है, वो आप एक तरफ ले लो। और ये जो 800 रुपया का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है आज एफिडेविट में हाईकोर्ट पे, इसका दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है। यानी कैसी सोच है ये, कैसी मेंटालिटी है, आज ये डिस्कशन में आ रही है। और ये मेंटालिटी को जस्टिफाई करने के लिए आपने जब उनको आमंत्रित दिया हो तो चैनल पे डिबेट पे नहीं आ सके, इसका ये मतलब है उनके पास कोई आंसर नहीं है। अब उनके पास कोई आंसर नहीं है तो अब कोर्ट कार्रवाई करेगी, क्योंकि कोर्ट रुकने वाली नहीं है, कोर्ट जस्टिस देने वाली है। और हमारी बॉम्बे हाई कोर्ट से मेरे को फुल उम्मीद है कि इसमें जस्टिस होगा इनके लिए। जी, इसमें जस्टिस होगा, लेकिन बात दरअसल ये है कि कहीं ना कहीं मंदार, ये सिर्फ
बात सिर्फ वो वादों की नहीं है जो सरकार ने इनसे किया है और जो सरकार ने नहीं निभाया है। बात ये भी है कि ये मानवता के खिलाफ एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, और यहाँ पर सरकार को जवाब देना चाहिए, जवाबदेही उनकी है। बिलाल खान, ये बताएं कि आगे अब आपका आगे क्या योजना है, अब आगे की क्या कार्रवाई होगी आपके तरफ से, माहुल निवासियों की तरफ से? नहीं, अभी फ़िलहाल आज कोर्ट के अंदर लंबी बहस हुई, 2 घंटे की बहस हुई है। उसके अंदर रेंट कितना देना चाहिए, सरकार ने 2 बातें बोली हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि रेंट हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, और क्योंकि कोर्ट ने उनको पूछा था कि अगर रेंट, इफ़ एट ऑल रेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो हाउ मच विल बी द अमाउंट, तो वो उन्होंने बोला है 843 रुपीज़ उन्होंने बताया है। तो इसको लेकर काफ़ी बहस हुई, रेंट कितना दिया जा सकता है, कितना देना बाकी है, इसको लेकर दोनों साइड से हमने भी अपना बताया कि कितना रेंट दिया जाना चाहिए आइडियली, उसको लेकर अभी कितना देना चाहिए आपको क्या लगता है? बिलाल जी कितना रेंट देना चाहिए, इसे आपने बताया कोर्ट को? हमने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। बॉम्बे के अंदर जब SRA के प्रोजेक्ट होते हैं, उसके अंदर जब ट्रांजिट के अंदर जब रीडेवलपमेंट होता है, स्लम रीडेवलपमेंट, तो उसमें बिल्डर और SRA के बीच में और लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, वो हमने अलग अलग एग्जाम्पल दिए। कहीं 15,000 रेंट मिल रहा है, कहीं 20,000 रेंट मिल रहा है। 15,000 से नीचे रेंट तो बॉम्बे में कहीं पर घर मिलता ही नहीं है। और यहाँ तक कि हमने तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्जाम्पल लिया, जहाँ पर जो एक गांव था और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ही वहाँ के लोगों को गांव के अंदर 15,000 रुपये 2004 में दिए गए थे। तो 15,000 से नीचे की तो कहीं बात है ही नहीं, जहाँ सरकार 800 रुपये की बात कर रही है। तो हम आने वाले वेडनेसडे का इंतज़ार करेंगे, सरकार कोर्ट का ऑर्डर के आने का इंतज़ार करेंगे, और हमें उम्मीद है कि लोगों के हित में ही आएगा, क्योंकि लोगों की जान बचाना है। तो तब तक इंतज़ार करेंगे, और अगर उसको सरकार ने उस ऑर्डर को लागू करने में थोड़ी भी ढील करी जताई, तो हम इस चुनाव प्रचार में हम भी पैरेलल प्रचार करेंगे। सरकार को बिल्कुल खुलासा करेंगे कि ये सरकार जो उन्होंने बोले थे, बड़े बड़े वायदे किए थे, आज लोगों को मौत की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। ये हम पोल खोल करने वाले हैं आने वाले इस चुनावी दौर के अंदर। जी, और रेखा गाडगे, यहाँ पर सरकार का कोई नुमाइंदा तो आया नहीं, ना ही बीजेपी से ना ही सेना से, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो ये ज़रूर डिबेट, ये चर्चा देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उनको आप कुछ कहना चाहेंगी माहुल की निवासी होने के नाते? मैं माहुल की निवासी हूँ, जैसे बहुत पीड़ित हूँ। सरकार का जिम्मेदारी है, ये जिम्मा है कि लोगों की सुरक्षा उनका दायित्व है, लेकिन सिर्फ माहुल की नहीं, तो एक आम इंसान होने के नाते ये सरकार से कहती हूँ कि कहीं भी बेगुनाहों को इस तरह से मारने वाली सरकार नहीं होती। ये कहीं ना कहीं हिटलरशाही दिखाई दे रही है। वो मतलब ज़बरदस्ती, ना चाहते हुए हमारे परिवार के पूरे सदस्यों को खान पान, बीमारी, स्वास्थ्य, रोजगार सब तरीके से इन्होंने लूटा है। और पता नहीं किसके अच्छे दिन आए होंगे, शायद सरकार के ही अच्छे, बीजेपी के ही अच्छे दिन आए होंगे, हमारे तो अच्छे दिन नहीं आए। आप लोग रेखा जी, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, 20-25 हज़ार के आसपास के लोग हैं, तो क्या मतदान नहीं करते हो आप लोग? वहाँ पे वोटिंग नहीं करते हो? आपको ये जो राजनीतिक पार्टियां जो है वो आपसे कम वोटिंग के लिए क्यों नहीं डरती है? माहौल में जब हमें भेजा गया तो उसे 1.5 से 2 साल होने को हो गए हैं। उससे पहले भी तो हम वोटर थे और आज भी है, क्यों नहीं है हम वोटर? माहौल में भी अगर जाएंगे तो हमारा भी मतदान का अधिकार है और वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो फिर अभी सेना और बीजेपी की युति हो गई है, यही समझ में नहीं आता कि पहले भी युति थी, अब भी फिलहाल आचार संहिता से भी इनकी युति ही है, स्टेट में भी युति है और आगे भी इलेक्शन के लिए इन्होंने युति की है। तो लोगों की समस्याओं पे हल क्यों नहीं ढूंढते? दोनों के दोनों क्यों चुप है? जबकि शिवसेना हमारे साथ थी, खुद आदित्य ठाकरे जी ने कहा था कि माहौल के लोगों को घर मिलना चाहिए। तो आज ऐसी चुप्पी क्यों? हमारे लिए बड़ा सवाल ये है कि हम जिन पे भरोसा करके, जिनको अपना बहुमूल्य वोट देते हैं और चुन के लाते हैं कि ये हमारी दिक्कतें कम करेंगे, वो सरकार अगर इस तरह से चुप बैठेंगी तो लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? क्या हम वोट करें, नहीं करें, किसके खिलाफ करें, किसको चुने और क्यों चुने? अगर ये हमारी दिक्कतें कम नहीं कर सकती तो क्यों करें हम वोट? जी,
और इसी बात पर यहाँ चर्चा खत्म करेंगे क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन जाते जाते हम सेना और बीजेपी सरकार से यही कहना चाहेंगे, आपके पास टाइम नहीं था माहौल के निवासियों के लिए, अपने वोटर्स के लिए। याद रखिए कि इलेक्शन आ रहा है, माहौल निवासियों का भी टाइम आएगा। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे खबरों को लेकर।